प्रिय बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सोर्सेज ऑफ लॉ में कस्टम को देखा था, कस्टम की मीनिंग, ऑरिजिन, डेफिनेशन को देखा था। अब इसी क्रम में आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स को देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने इसको इस तरह से क्लासिफाई किया है: कस्टम, कस्टम विदाउट सैंक्शन और कस्टम हैविंग सैंक्शन। इसको फिर आगे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कस्टम विदाउट सैंक्शन। तो जैसे कि द कस्टम इज देयर वाइडर सेंस मे बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। पहला, फर्स्ट, कस्टम्स विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम हैविंग सैंक्शन। कस्टम विदाउट सैंक्शन are those customs which are non-obligatory. Those customs which are non-obligatory. They are observed due to pressure of the public opinion. जैसा कि मैंने अभी बताया कि कस्टम जो बिना दंड के है वो क्या है कि उस पर किसका प्रेशर है? पब्लिक ओपिनियन का। जैसे समाज में व्यक्तियों द्वारा क्या होता है कि सामाजिक परंपराओं को बिना किसी प्रभाव के भी स्वीकार कर लिया जाता है। अगर इन जो ये परंपराएं हैं ना, इन परंपराओं का अगर हम अनुपालन नहीं भी करते हैं तो इससे कोई व्यक्ति कोई प्रभावित नहीं होता है। मतलब बिना हानि तथा लाभ के परिणामों की चिंता किए भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की रूढ़ियों को क्या किया जाता है? यूजेस, मतलब इस प्रकार का प्रथा चलन में स्वीकार किया जाता है और इसको यूज़, मतलब वो बिना किसी हानि लाभ का क्या होगा क्या नहीं इसकी चिंता किए बगैर ही इस प्रकार की रूढ़ि को वो मानता हुआ, उसको फॉलो करते हुए चला रहा है। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि भारतीय हिंदू महिलाओं में क्या होता है कि विवाह के बाद वो अपने सुहाग की निशानी के रूप में क्या पहनती हैं? मंगलसूत्र पहनती हैं, मांग में सिंदूर लगाती है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई दंड है। अगर वो नहीं भी ये सब करती हैं तो कोई उनके ऊपर दंड अधिरोपित नहीं करेगा। इसी प्रकार इंग्लैंड में, जैसा मैंने पिछले बताया आपको पिछली क्लास में भी, कि इंग्लैंड में जो शव यात्रा के समय क्या होता है कि शोक व्यक्त करने के लिए क्या पहनते हैं? काले कपड़े पहनने का प्रचलन है। इसी तरह से खुशी या सुख के अवसर पर हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये भी एक तरह से कस्टम है। इससे क्या होता है, अगर हम नहीं देते हैं किसी को शुभकामनाएं तो कोई दंड तो हमें देने आएगा नहीं। तो इसको कहते हैं अनुशासन विहीन, यानी कि कस्टम विदाउट सैंक्शन। अब इन रूढ़ियाँ, जो ये रूढ़ियाँ हैं, क्या इनके उल्लंघन पे न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यायालय में वाद संस्थित नहीं किया जाएगा और ना ही इसको विधिक बल मिलेगा। अब देखा जाए तो बिना विधिक बल के भी इन रूढ़ियों को लोग स्वभावतः मानते हैं। इसको एक उनकी हैबिट बन जाती है और ये इसको फॉलो करते हुए चले आते हैं। क्यों करते हैं? इसके उल्लंघन पर मात्र और मात्र क्या कारण है कि व्यक्ति को सामाजिक दबाव का भय होता है और सिर्फ उन्हें जो सोशल प्रेशर उनके ऊपर होता है कि समाज उनको क्या कहेगा, उनकी निंदा करेगा। इन सब कारणों से ही हम लोग ऐसे कस्टम को फॉलो करते चले आते हैं। मैं एक दो और एग्जांपल आपको दूंगी। जैसे कि हिंदुओं में क्या है, किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर क्या करते हैं? सिर के बाल कटा देते हैं, जो एक शोक प्रदर्शित करने का एक शुरू से ये प्रथा चली आ रही है। जबकि देखिए, इसी के विपरीत जन्म के कुछ ही वर्ष पश्चात क्या होता है? बच्चे का मुंडन कराना शुभ माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम लोग फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। इसी तरह से विवाह आदि अवसरों पे क्या होता है? समाज के लोगों को भोजन कराना कोई आवश्यक है, लेकिन नहीं, चूँकि हम इस परंपरा को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और ये हमारी एक कस्टम जो विदाउट सैंक्शन कस्टम है उसका रूप ले चुका है। अब हम लोग इसके दूसरे उस पर आते हैं, कस्टम हैविंग सैंक्शन, मतलब अनुशास्ति युक्त रूढ़ी। कस्टम हैविंग सैंक्शन आर दोज कस्टम which are enforced by the state, मतलब which are enforced by state, or and it is with these custom that we are concerned here. These may be divided into
two classes. First legal and second conventional. मतलब बाध्यकारी रूढ़ि क्या है? बाध्यकारी रूढ़ि व्यक्ति के अधिकारों को क्या करती है? अधिकारों को प्रभावित होने पर क्या करती है? दायित्व का निर्धारण करती है। मतलब दायित्व और कर्तव्य जो निर्धारण करने वाले रूढ़ियाँ हैं उनमें उनको अनुपालन इन्फोर्स कराने के लिए विधिक बल होता है। न्यायालय द्वारा इस प्रकार की रूढ़ियों को अनुपालन करवाया जाता है और जो व्यक्ति इन रूढ़ियों के अनुपालन के लिए दायित्वाधीन है, जिसको ऊपर दायित्व डाला गया, उसको न्यायालय क्या करता है? दंडित भी करता है। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी। एग्जाम्पल इंग्लैंड का कॉमन लॉ। इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है अनुशासनयुक्त रूढ़ि कही जाती है। अब इसमें भी हमें दो कैटेगरी मिली है, पहला लीगल कस्टम और दूसरा कन्वेंशनल कस्टम। तो अब जो लीगल कस्टम है उसमें भी हम लोग देखेंगे कि एक जनरल कस्टम और दूसरा लोकल कस्टम। तो विधिक रूढ़ि, इसमें पहला हम लोग देखते हैं विधिक रूढ़ि में। विधिक रूढ़ि को विधि का नाम से ही लग रहा है, इसको विधि का स्वतंत्र बल रखता है। ये इसको मतलब विधिक रूढ़ि को रूढ़ि विधि का स्वतंत्र बल रखती है। यह विधि क्या है कि बाध्यकारी नियम के रूप में ये लागू होती है। इसको न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल बनाया गया, मतलब इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाता है। अब इसमें भी दो तरह की रूढ़ि है, स्थानीय और सामान्य। स्थानीय रूढ़ि और सामान्य रूढ़ि। लोकल custom. By local customs is meant those customs which apply only to a defined locality, that is to a district or a town, but they do not imply geographical locality only. स्थानीय रूढ़ि को इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड में स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत कॉमन लॉ की विधि की कॉमन लॉ जो है या निर्णय विधि की मान्यता के लिए रूढ़ि को मान्यता दी जाती है। स्थानीय रूढ़ि के लिए क्या होता है कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित समय के लिए प्रभावी होता है। ये स्थानीय रूढ़ि एक निश्चित समय के लिए और निश्चित उद्देश्य के लिए प्रभावी होती है। अब इसको देखिए, इसको भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल और पर्सनल लोकल कस्टम में किस तरह बताते हैं। जैसे कि भौगोलिक आधार पर इनको स्थानीय भौगोलिक रूढ़ि कहते हैं। स्थानीय रूढ़ि जो है वो किसी समुदाय विशेष तथा परिवार विशेष से भी संबंधित होती है। जैसे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय से संबंधित रूढ़ियाँ जो हैं वो क्या हैं? उनकी पर्सनल वैयक्तिक स्थानीय रूढ़ि कहलाती है। वो उनकी पर्सनल स्थानीय रूढ़ि कहलाती है। अब स्थानीय रूढ़ि को कैसा होना चाहिए लॉ बनने के लिए? उसको बहुत प्राचीन होना चाहिए। स्थानीय रूढ़ि में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब निरंतरता होनी चाहिए। जो स्थानीय रूढ़ि है वो उसका अधिकार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। स्थानीय रूढ़ि जो है वो क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। स्थानीय रूढ़ि एक ही क्षेत्र में प्रभावी रूढ़ियों से संगत होनी चाहिए। तो स्थानीय रूढ़ि को और जो स्थानीय रूढ़ि है वो जो हमारा कॉमन लॉ है इंग्लैंड का, उससे असंगत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा जो है वो क्या है? जनरल कस्टम, मतलब सामान्य रूढ़ि। सामान्य रूढ़ि संपूर्ण राष्ट्र में प्रचलित होता है। जैसे नाम से ही लग रहा है ना, लोकल कस्टम जो क्या है वो एक लोकेलिटी, एक डिस्ट्रिक्ट, एक फैमिली, इन सब में होती है प्रचलित। और जो जनरल कस्टम्स हैं वो कैसे हैं? वो पूरे संपूर्ण राष्ट्र में प्रचलित हैं। जनरल कस्टम्स दोज आर customs that prevail throughout the territory of the state. अब सामान्य रूढ़ि में क्या होता है कि वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सर्वव्यापी प्रभाव के कारण, जैसे कि इंग्लैंड में सर्वव्यापी प्रभाव के कारण इसको
कॉमन लॉ के सिद्धांतों के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। पहले किया जाता था कॉमन लॉ को, इसका सर्वव्यापी पूरे थ्रू आउट स्टेट में जो एप्लीकेबल था, इसलिए इसको वहाँ पे इंग्लैंड में कॉमन लॉ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के बाद कॉमन लॉ को की सामान्य रूढ़ि की संकल्पना ये क्या हो गई थी, समाप्त हो गई। अब क्या हुआ, इंग्लैंड में जो है ना इनैक्टेड लॉ, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इनैक्टेड लॉ तथा न्यायालय के पूर्व निर्णय को ही कॉमन लॉ या निर्णयज विधि कहा जाता है। सामान्य के अनुसार सामान्य रूढ़ि क्या है, सामान्य रूढ़ि का विधिक प्रभाव होने के लिए क्या चाहिए कि स्थानीय रूढ़ियों की समस्त शर्तों का अनुपालन किया। जैसे मैंने भी बताया आपको कि स्थानीय पुरातन होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। तो सामान्य ने कहा कि एक सामान्य रूढ़ि को जो लीगल अगर उसको प्रभाव चाहिए तो उसके लिए उसे समस्त जो उसके कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। जैसे सामान्य रूढ़ि को स्मरणातीत अवधि से प्रभावी होना चाहिए। स्मरणातीत क्या, अभी जब हम लोग इसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे उसमें इसको मैं डिस्कस करूँगी। इसको कॉमन लॉ के सिद्धांतों के विपरीत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका लोकल कस्टम्स और जनरल कस्टम। अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, कन्वेंशनल कस्टम पे। तो कन्वेंशनल कस्टम्स आर दोज कस्टम्स विच गवर्न द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो क्या है, पार्टी है और एग्रीमेंट है, अर्थात दो पार्टी रूढ़ि अविषयात्मक रूढ़ि जो है वो विवक्षित या अभिव्यक्त रूप से पक्षकारों के बीच संविदा का भाग होने के कारण ही विधिक रूप से बाध्यकारी होती है। मतलब इसमें एक्सप्रेसली और इम्प्लॉयडली पक्षकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है, इसलिए ये विधिक रूप से बाध्यकारी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल कस्टम कहते हैं। अब इसमें देखिए किस तरह से ये कन्वेंशनल कस्टम बनता है। इसके कन्वेंशनल कस्टम का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है। पहला क्या होता है कि पहले जो उसकी स्टेज है उसमें होता क्या है कि अविषयात्मक रूढ़ि तथ्य के रूप में होती है। जो फर्स्ट स्टेज में कैसा होता है, ये अविषयात्मक कन्वेंशनल कस्टम्स में जो होता है ना फैक्ट के रूप में होता है। तो इसको क्या किया जाता है, जब फैक्ट होता है तो इसको एविडेंस के माध्यम से इसको प्रमाणित किया जाता है। जो दो पार्टीज़ के बीच एग्रीमेंट होता है वो फैक्ट के रूप में होता है और उसको प्रमाणित कैसे किया जाता है, वो एविडेंस से प्रमाणित किया जाता है कि इनके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ। जब सेकंड स्टेज में क्या होता है कि ये जो प्रमाणित हो चुका है उसको जब कोर्ट किसी डिस्प्यूटेड मैटर में उसको ही जब बेस बना लेता है, जो पहले जो पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो प्रमाणित हो चुका है साक्ष्य के माध्यम से, तो जब सेकंड स्टेज में जब कोर्ट के सामने वैसा ही कोई प्रश्न विवादित आता है तो पहले पूर्व में डिसाइडेड जो हुआ था उसी को आधार बना के कोर्ट अपने इस मैटर को, जो सेकंड उसके पास मैटर आया, उसको आधार बना के वो क्या करता है, डिसीजन देता है। इसको हम लोग पूर्व निर्णय बोलते हैं। तीसरी अवस्था में क्या होता है, जब अविषयात्मक रूढ़ि को अधिनियमित मतलब इनैक्टेड लॉ में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये हो गए अविषयात्मक रूढ़ कन्वेंशनल लॉ बनने के स्टेजेस। पहला स्टेज क्या हुआ कि एग्रीमेंट जो फैक्ट के रूप में था उसको एविडेंस के माध्यम से उसको प्रमाणित किया गया। जब प्रमाणित हो गया तो कोर्ट ने क्या किया, वैसे ही किसी ऐसे ही मैटर कोई दूसरा उसके सामने आया तो उसने पहले वाले जो प्रमाणित था उसी को उसने आधार बनाया और अपना डिसीजन दिया। डिसीजन जो दे दिया तो उसको निर्णय विधि कहते हैं या पूर्ण निर्णय कहते हैं। अब इसी पूर्ण निर्णय को बाद में स्टेट द्वारा इनैक्टेड लॉ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये बन जाता है कन्वेंशनल लॉ। इसके एग्जांपल्स है इंग्लैंड में जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब जो हैं ये ही तीनों स्टेजेस या ये प्रोसेस में गुजरते हुए इनको इनैक्टेड लॉ के रूप में अस्तित्व में लाया गया है। तो इनैक्टेड लॉ अविषयात्मक रूढ़ि मतलब कन्वेंशनल लॉ को लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए किन किन
शर्तों में वही आवश्यक होता है, जैसे कि युक्तियुक्त होना चाहिए। जो अवसमयात्मक रूढ़ि कैसी होनी चाहिए, वो युक्तियुक्त होनी चाहिए, प्राचीन होनी चाहिए, उसका संवेदात्मक स्वरूप होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा कन्वेंशनल कस्टम बन जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग एसेंशियल्स ऑफ कस्टम पे बात करेंगे।